नमस्कार साथियों। लास्ट वीडियो में हमने फेब्रवरी रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था जो कि 1917 में हुआ था। और उस फेब्रवरी रेवोल्यूशन का एक रिज़ल्ट ये निकला था हमारे सामने कि जार को 2 मार्च 1917 में अपने जो सिंहासन है, जो राजगद्दी है, वो छोड़नी पड़ी थी। मीन्स जार वाज एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च 1917। तो सबसे बड़ा रिज़ल्ट तो उसका ये निकला। दूसरी चीज़ हमारे सामने आई थी कि रशिया का भविष्य कैसा होगा, इस चीज़ को कौन डिसाइड करेगा। तो इस सवाल का भी जवाब हमारे सामने ये आया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जो कि इलेक्टेड होगी, और ये इलेक्शन जो है वो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के बेस पर आधारित होगा। तो दो तरीके की चीज़ें हमारे सामने आती हैं। अब हम ये देखते हैं कि फेब्रवरी रेवोल्यूशन के बाद में क्या चेंजेस रशिया के अंदर आते हैं और ऐसे कौन से फैक्टर्स उभरते हैं जिनकी वजह से अक्टूबर में रूस के अंदर फिर से एक क्रांति हो जाती है। तो उसी को जानने के लिए, उस अक्टूबर के रेवोल्यूशन को जानने से पहले हमें उन सिचुएशंस को, उन कंडीशंस को जानना पड़ेगा जिनकी बदौलत जिन्होंने अक्टूबर 1917 में रूस को एक और क्रांति में झोंक दिया था। तो आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है सिचुएशन आफ्टर फेब्रवरी रेवोल्यूशन 1917। रूस की सिचुएशन है। तो इसी को देखते हुए हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास 9th चैप्टर 2 का 7th वीडियो है। तो 1 या 2 वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं इसी को। तो हमारा टॉपिक है सिचुएशन आफ्टर फेब्रवरी रेवोल्यूशन। तो सबसे पहली चीज़ क्या हुई कि जैसे ही रूस को जार को रूस की गद्दी से हटाया गया, तो उसके बाद में जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी पब्लिक मीटिंग्स के ऊपर, एसोसिएशन के फॉर्मेशन को लेके जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, उन सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस को, उन पाबंदियों को हटा दिया गया। तो पहली चीज़ हमारे सामने आती है कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एज वेल एज द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशंस वर रिमूव्ड। ठीक है। तो एसोसिएशन यानी संगठन बनाने के ऊपर जो प्रतिबंध लगा था वो हटा दिया गया, और जो पब्लिक गैदरिंग होती थी, पब्लिक मीटिंग होती थी, भाषण होते थे, सभाएं होती थी, अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेके जो प्रतिबंध थे, वो सारे के सारे प्रतिबंध अब हटा दिए गए हैं। तो ये एक सबसे अच्छी चीज़ हमें देखने को मिलती है, क्योंकि फेब्रवरी रेवोल्यूशन में जहाँ लोग रोटी की डिमांड कर रहे थे, जहाँ लोग बेटर वर्किंग आवर्स की डिमांड कर रहे थे, साथ साथ डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे, तो उस सिलसिले में ये एक इम्पोर्टेंट चेंज था जिसने कहीं ना कहीं लोगों को संतुष्ट करने का काम किया होगा। इसके बाद सेकंड चीज़ जो हमारे सामने आती है वो ये कि सोवियट्स लाइक द पेट्रोग्रेड सोवियट्स वर सेटअप एवरीवेयर। हमने पढ़ा था फेब्रवरी रेवोल्यूशन में कि जो सोल्जर्स होते हैं वो वर्कर्स को सपोर्ट कर देते हैं, वो डिनाई करते हैं गवर्नमेंट को कि भाई हम वर्कर्स और जो डेमोस्ट्रेटर्स हैं उनके ऊपर फायर नहीं करेंगे। उसके बाद जो मिलिट्री है उसमें म्यूटनी यानी बगावत हो जाती है, और ये लोग वर्कर्स के साथ मिलके एक सोवियत बनाते हैं जो कि सोल्जर्स और वर्कर्स की सोवियत थी या काउंसिल थी, जिसको पेट्रोग्रेड सोवियत कहा गया। तो इसी तरीके की जो सोवियत्स हैं वो रशिया के अलग अलग तमाम इलाकों में बननी शुरू हो जाती हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव था कि लोग जो हैं वो फिर से ऑर्गेनाइज्ड होना शुरू होते हैं। यानी फेब्रवरी रेवोल्यूशन के बाद में लोगों के को ऑर्गेनाइज करने का जो तरीका था उसको ख़त्म नहीं किया गया, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गया। तो सोवियट्स और काउंसिल्स वर सेटअप एवरीवेयर इन द रशियन एम्पायर आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ फेब्रवरी इन द ईयर 1917। तीसरी चीज़ क्या आई? तीसरी चीज़ हमारे सामने ये आती है कि जार को जब गद्दी से हटा दिया गया तो जार की उस दौर की सिचुएशन, पॉलिटिकल जो व्यवस्था थी, उसको संभालने के लिए एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई गई थी, एक अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी। तो वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर आर्मी ऑफिशियल्स भी शामिल थे, लैंड ओनर्स भी शामिल थे और इंडस्ट्रियलिस्ट भी शामिल थे। इसके साथ साथ सोशलिस्ट और लिबरल्स भी शामिल थे। लेकिन इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जो बोलबाला था वो इन तीनों ग्रुप्स का ज़्यादा था। एक तो आर्मी ऑफिशियल्स का, दूसरा लैंड ओनर्स का और तीसरा इंडस्ट्रियलिस्ट का। तो ये ज़्यादा डोमिनेट करते थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। तो जो सोशलिस्ट और जो लिबरल्स थे वो ये चाहते थे कि जितना जल्दी हो सके
प्रोविंशियल गवर्नमेंट का टेन्योर ख़त्म हो और एक परमानेंट गवर्नमेंट मिले रशिया को। और ये परमानेंट गवर्नमेंट कैसी हो, तो भाई ये गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी लोग जो हैं इस सरकार के प्रतिनिधियों को या सदस्यों को चुने। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का दौर खत्म हो जाएगा और जल्दी से जल्दी रूस को एक स्थायी सरकार मिल जाएगी जो और अच्छे तरीके से रूस की आम जनता के लिए काम कर पाएगी। तो सोशलिस्ट और लिबरल्स जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से खुश तो नहीं है, लेकिन क्योंकि वो उसका हिस्सा है और उनका बस यही कोशिश है कि एज सुन एज पॉसिबल न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट शुड बी सेटअप इन द रशियन एम्पायर। ठीक है, तो ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज इस्टेब्लिश आफ्टर द एब्डिकेशन ऑफ जार के हटाने के बाद में उस सारी की सारी पावर्स को जो है वो एक अस्थायी सरकार ने ले लिया था जो एक आम सहमति पे बनी हुई थी। और इसी दौर में फरवरी रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो फरवरी रेवोल्यूशन के टाइम में जो बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे व्लादिमीर एलिच लेनिन, ये थे स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिक में, एग्जाइल में थे, इनको निर्वासन में भेज रखा था। तो फरवरी रेवोल्यूशन के बाद में ये भाई साहब भी वापस आ जाते हैं अप्रैल के महीने में। सो इन अप्रैल 1917 बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एग्जाइल, अपने निर्वासन से ये वापस रशिया के अंदर आ जाते हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव था कि बोल्शेविक लीडर अगर आ गए हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बोल्शेविक पार्टी और मजबूत होगी और वो और मजबूती के साथ आम लोगों के बीच में काम कर पाएगी और अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएगी। नेक्स्ट एक चीज़ आती है इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर बात करें। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर एक बड़ा बदलाव ये आया कि फैक्ट्री कमिटीज़ बननी शुरू हो गई। ठीक है, फैक्ट्री कमिटीज़ बननी शुरू हो गई और ये जो फैक्ट्री कमिटीज़ थी इन्होंने क्या किया, ये फैक्ट्री ओनर्स को क्वेश्चन करने लगी बार बार, यानी फैक्ट्री के मालिकों से सवाल पूछने लगी कि उनका जो तरीका है फैक्ट्रीज़ को चलाने का वो सही नहीं है। तो फैक्ट्री ओनर्स को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया फैक्ट्री कमिटीज़ ने और ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस्टेब्लिश होना शुरू हुई। जिस तरीके से पीजेंट्स के बीच में कमिटीज़ थी, आर्मी ऑफिशियल्स की अपनी एक सोवियत और काउंसिल थी, वर्कर्स की अपनी यूनियंस थी, उसी तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर में फैक्ट्री कमेटी बननी शुरू हो जाती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं हमें दर्शाते हैं कि भाई रशिया के अंदर कई सारे बड़े बदलाव हो रहे हैं और अब सरकार की मनमर्जी या तानाशाही नहीं चलेगी, क्योंकि उसे क्वेश्चन करने वाले बहुत सारी काउंसिल्स रशिया के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, क्योंकि जार की तानाशाही तो ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस दौर में यानी फरवरी रेवोल्यूशन के बाद में ट्रेड यूनियंस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। ठीक है, जो वर्कर्स की ट्रेड यूनियंस थी उन ट्रेड यूनियनों का जो संख्या है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही थी। साथ साथ आर्मी के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है कि आर्मी के अंदर सोल्जर्स ने भी अपनी कमिटीज़ बनाना शुरू कर दिया था। तो बहुत सारी यूनियंस बन रही हैं, ट्रेड यूनियंस बन रही हैं, सोल्जर्स की कमेटी बन रही हैं, फैक्ट्री कमेटी बन रही हैं, सोवियट्स बन रही हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं रशिया के अंदर एक बड़े चेंज को दिखा रहा है। इसके अलावा जो दूर दराज के इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, देहात के जो इलाके हैं, यानी जो मेन कैपिटल सिटी से बहुत दूर हैं, ठीक है, जो सीमावर्ती इलाके हैं, तो उन इलाकों में यानी उन कंट्री साइड्स में क्या हो रहा है, वहाँ पे एक बड़ा बदलाव ये हो रहा है कि जो पीजेंट्स और उन पीजेंट्स को सपोर्ट करने वाले जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स हैं वो बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि भाई लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन पीजेंट्स के बीच में किया जाए। ठीक है, और यानी कहने का मतलब है जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं जो खुद से खेती करते ही नहीं है तो उनसे लैंड ले ली जाए और वो लैंड पीजेंट्स के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। तो पीजेंट्स और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स के बीच में ये तालमेल देखने को मिलता है कि जुलाई से लेके सितंबर के मंथ में, ये 1917 की बात हो रही है, तो जुलाई से लेके सितंबर के दौरान पीजेंट्स जो हैं वो लैंड को सीज करना शुरू कर दे रहे हैं। लैंड सीज करने का मतलब क्या है कि ज़मीनों के ऊपर कब्जा करना शुरू कर चुके हैं। तो ये एक बड़ा संकेत है कहीं ना कहीं पीजेंट्स के ऑर्गेनाइज्ड होने का, कि पीजेंट्स वर वेल ऑर्गेनाइज इन रशियन एम्पायर। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस पूरे दौर में प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एक चीज़ ये समझ में आ गई थी कि भाई उनकी पावर जो है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है
और जो बोल्शेविक ग्रुप है जिसके लीडर हैं व्लादिमीर इलिच लेनिन, इस बोल्शेविक ग्रुप की पावर्स और इसका इन्फ्लुएंस लगातार आम लोगों के बीच में बढ़ता जा रहा है। यानी जो रशिया के कॉमन पीपल हैं वो बोल्शेविक ग्रुप को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो ये कहीं ना कहीं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए खतरे की एक घंटी के तौर पे उभर के आता है। और यही एक कारण ये था जिसकी वजह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बोल्शेविक ग्रुप के बीच में तकरार होनी शुरू होती है। और इस तकरार के चलते, इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते अक्टूबर 1917 में रेवोल्यूशन फिर से रशिया में हो जाता है। साथियों, इसी में एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है जिसको कई बार पूछ लिया जाता है कि अप्रैल थीसिस क्या है, अप्रैल थीसिस किसे कहते हैं, अप्रैल थीसिस है क्या, उसमें कौन कौन सी डिमांड शामिल हैं और इस अप्रैल थीसिस को किसने दिया था या किसके द्वारा अप्रैल थीसिस दी गई। तो मैंने बताया था कि अप्रैल 1917 में बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रशिया में वापस आ जाते हैं यूरिक से, जो कि अपने एग्जाइल में रह रहे थे, ठीक है, निर्वासन में रह रहे थे, उनको रशिया से निकाल दिया गया था। तो लेनिन ने कुछ डिमांड्स रखी, उन डिमांड्स की संख्या थी 3 और वो 3 डिमांड्स जो थी उन 3 डिमांड्स को ही अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। उन्हीं डिमांड्स को लेनिन की थीसिस के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम देखते हैं कि वो 3 डिमांड्स कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले लेनिन ने क्या डिक्लेयर किया, लेनिन जैसे ही रशिया में आए, क्योंकि इनिशियल फेज से ही बोल्शेविक ग्रुप इस बात का हिमायती था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया शामिल है तो रशिया को ये युद्ध खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध की वजह से रूस को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। रूस की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो लगातार ख़राब होती जा रही है। तो ये बोल्शेविक ग्रुप की बहुत बड़ी डिमांड थी। लेनिन ने आते ही सबसे पहले यही घोषणा की कि भाई वॉर बी ब्रोट टू अ क्लोज, कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस शामिल है तो रूस को जो है प्रथम विश्व युद्ध से हट जाना चाहिए, पहली डिमांड। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या कहा, लैंड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, कि जमीन को अर्थात भूमि को किसानों के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। यानी कुछ ही लोगों के पास में रूस की ज़्यादातर ज़मीन हो ये नहीं चलेगा, बल्कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है। तो ये दूसरी डिमांड थी साथियों कि लैंड शुड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स। और ये जो लैंड जिससे भी ली जा रही है तो उसके लिए लेनिन का ये कहना था कि उसके लिए जिससे भी ये लैंड ली जा रही है उसको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट पीजेंट्स को ट्रांसफ़र की जाए। तीसरी जो बड़ी डिमांड लेनिन की थी वो ये थी कि बैंक शुड बी नेशनलाइज्ड, कि जो बैंक हैं रूस के अंदर उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। यानी वो बैंक जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के ओनरशिप में होने चाहिए, उनके ऊपर स्वामित्व या बैंकों की जो फंक्शनिंग है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। तो लेनिन की ये तीसरी डिमांड थी कि बैंक शुड बी नेशनलाइज्ड। तो 3 चीज़ें हमारे सामने आती हैं जो जिनके बारे में लेनिन घोषणा करते हैं। पहली कि रूस को जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हट जाना चाहिए, इस युद्ध को ख़त्म कर देना चाहिए। दूसरी चीज़, लैंड शुड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स विदाउट गिविंग एनी मनी टू द लैंड ओनर्स। तीसरी चीज़, बैंक शुड बी नेशनलाइज। तो ये जो 3 डिमांड्स थी, दीज 3 डिमांड्स वर लेनिन्स अप्रैल थीसिस। इन तीनों डिमांड्स को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो अप्रैल थीसिस में ये मुख्यतः 3 बातें ही शामिल थी। इसके अलावा व्लादिमीर इलिच लेनिन का एक अलग बात ये भी थी कि वो बार बार इस चीज़ के ऊपर जोर दे रहे थे कि बोल्शेविक पार्टी को, जो बोल्शेविक पार्टी है उसे अपना नाम बदल लेना चाहिए और नया नाम क्या रखना चाहिए, द कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। सो ही ऑल्सो आर्ग्यूड दैट द बोल्शेविक पार्टी रीनेम इटसेल्फ द कम्युनिस्ट पार्टी, कि बोल्शेविकों को अपना नाम बदल के कम्युनिस्ट पार्टी रख लेना चाहिए और अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपने जो मंसूबे हैं उन्हें साफ कर देना चाहिए। और मंसूबा क्या है, तो उनका मंसूबा यही था कि समय आ चुका है, इट वाज द टाइम फॉर द सोवियट्स टू टेक ओवर द कंट्रोल। लेनिन का ये मानना था कि अब टाइम आ चुका है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट से सारी की सारी पावर बोल्शेविक गवर्नमेंट को अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। हालांकि बोल्शेविक पार्टी के जो कई सारे मेंबर्स हैं उनका ये मानना था कि नहीं, अभी रूस के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, तो जो अस्थाई गवर्नमेंट है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उसी को ही काम करने देना चाहिए और
साथ साथ बोल्शेविक पार्टी को समर्थन भी देना चाहिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। बट लेनिन क्लियर थे, उन्होंने ये कहा कि भाई अब समय आ चुका है कि सोवियत्स को सारी की सारी पावर्स को अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए। तो साथियों, जब इस तरीके के घटनाक्रम होते हैं और जब जुलाई 1917 में बोल्शेविक्स ने फिर से आवाज़ उठाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एक चीज़ समझ में आ गई थी कि बोल्शेविक्स की का जो इन्फ्लुएंस है वो लगातार बढ़ रहा है और सरकार की जो पावर है वो कम होती जा रही है। तो सरकार ने भी ये डिसाइड किया कि बोल्शेविक्स के जितने भी मूवमेंट्स हैं उन मूवमेंट्स को स्ट्रिक्टली ख़त्म करना चाहिए। और इसी के चलते उन्होंने बोल्शेविक पार्टी के कई सारे बड़े लीडर्स को अरेस्ट किया। ट्रेड यूनियंस जो डिमांड कर रही थी, उन ट्रेड यूनियंस के खिलाफ भी सरकार ने काम करना शुरू किया। फैक्ट्री कमिटीज़ जो बार बार क्वेश्चन कर रही थी फैक्ट्री ओनर्स को कि आपके फैक्ट्री में कामकाज का जो तरीका है वो गलत है, इसे बदलना चाहिए, तो फैक्ट्री कमिटीज़ को भी बैन करना शुरू किया। तो इस तरीके से सरकार और बोल्शेविक्स दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, ये तकरार बढ़नी शुरू होती है। और इस तकरार के चलते अक्टूबर 1917 में एक रेवोल्यूशन होता है जिसको अक्टूबर रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं और बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1917 के नाम से भी जानते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अपना सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियोस देखते रहिए। अगर कोई चीज़ गड़बड़ लगती है, कहीं कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।